सत्ता में सबसे पहले बात करते हैं रामचरितमानस पर शुरू हुए सियासी संग्राम की। अब तक जब भी रामचरितमानस का नाम आपने सुना होगा, आपके मन में भगवान राम का भाव, भगवान राम के दिए संदेश का भाव, राम राज्य का भाव, स्वतंत्रता और समानता का भाव आया होगा। लेकिन पिछले 24 घंटों से रामचरितमानस पर जबरदस्त राजनीति हो रही है। आज 30 जनवरी है, यानी वो तारीख जब साल 1948 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या की गई थी। वो तारीख जब सीने पर गोलियां लगने के बाद बापू के मुंह से एक ही शब्द निकला था, वो था हे राम। सोचिए, अगर आज बापू जिंदा होते तो रामचरितमानस के अपमान पर भी शायद उनके मुंह से यही शब्द निकलते, हे राम। राजनीति का स्तर इतना गिर गया है कि आप कह सकते हैं कि रामचरितमानस में नया कांड जुड़ गया है, वो नफरत का कांड है। नफरत इस कदर की कि कुछ लोग रामचरितमानस की प्रतियों को फाड़कर उनको आग लगाने पर उतारू हो गए हैं। रामचरितमानस की प्रतियों को जलाया जा रहा है। यहीं से इस विवाद की शुरुआत हुई है, जब रविवार को लखनऊ में पीजीआई के वृंदावन कॉलोनी में रामचरितमानस की प्रतियां फाड़ने के बाद जला दी गई। प्रतियां जलाने वाले ओबीसी महासभा के पदाधिकारी थे। उन्होंने समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में नारेबाजी की और प्रतियां जलाई। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस एक्शन में आई। लखनऊ में 10 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर धार्मिक भावनाएं भड़काने का मामला दर्ज हुआ है। महेंद्र यादव, देवेंद्र यादव के खिलाफ एफआईआर हुई है। यशपाल लोधी, एमएस यादव के खिलाफ भी एफआईआर हुई। सुजीत नरेश सिंह के खिलाफ भी, और इसके अलावा सलीम और संतोष वर्मा के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ भी केस दर्ज हो चुका है। सवाल ये है, और इस सवाल पर हम आप तक जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको सुनवा देते हैं एक बार। श्री रामचरितमानस के जलाए जाने की सूचना संज्ञान में आई थी। संज्ञानित होकर पुलिस ने तत्काल इसमें एक अभियोग पंजीकृत किया है। अभियोग के क्रम में इसमें रात में 5 लोगों की गिरफ्तारी की गई है और इसमें विवेचना के क्रम में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो प्रशासन की बात आपने सुन ली, लेकिन सवाल यह है कि क्या राजनीति के लिए रामचरितमानस का इस्तेमाल हो रहा है? रामचरितमानस की प्रतियों को जलाना करोड़ों लोगों की आस्था से खिलवाड़ नहीं है। क्या रामचरितमानस के नाम पर समाज को बांटने की कोशिश हो रही है? कौन समाज में जातिवाद का जहर घोलकर माहौल खराब करना चाहता है? सबसे बड़ी बात यह कि क्या रामचरितमानस के नाम पर राजनीतिक प्रयोग हो रहा है? तो सवाल कई हैं, तर्क कई हैं, दलीलें कई हैं, लेकिन इस कंट्रोवर्सी का सबसे शर्मनाक पक्ष यह है कि तमाम पार्टियों के नेता रामचरितमानस को अपने वोट बैंक, अपने सियासी समीकरण के हिसाब से इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ सेकंड की न्यूज़ रील से आपको समझ में आ जाएगा कि रामचरितमानस पर राजनीतिक पार्टियों के मन में क्या चल रहा है। देश की महिलाओं, शूद्र समाज में आने वाली आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों के सम्मान की लड़ाई की आवाज़ उठाई है। ये आवाज़ तब तक चलती रहेगी जब तक आपत्तिजनक टिप्पणियाँ बाहर नहीं। राम का, रामायण का, रामचरितमानस का अपमान यह है अनुसूचित समाज का, जनजातीय समाज का, ओबीसी समाज का भी बहुत बड़ा अपमान है। कहीं भी रामचरितमानस नहीं जलाया गया। लोगों ने दफ्ती की होर्डिंग में स्लोगन लिखे थे, उसे जलाया। नकारे हुए लोग मुख्य धारा में रहने के लिए तक चर्चा होगी। इस तरह के काम लगातार कर रहा है। भगवान श्री राम की कसम खाओ, वो चौपाई पढ़ दो, अगर अच्छी है तो अच्छी है, खराब है तो खराब है। समाजवादी पार्टी की पूरी पार्टी का रुख साफ है कि हिंदुओं का अपमान करो, हिंदुओं की आस्था का अपमान करो। और आपके मुझे पिताजी ने भी किया था, ये कार सेवकों पे गोली चलाई थी। तो आज आप भी वही कर रहे हो और स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ आप खड़े हैं। तो
सदियों से करोड़ों हिंदुओं की आस्था भगवान राम से जुड़ी है और भगवान राम का संदेश देश में घर घर तक पहुंचाने का श्रेय तुलसीदास को जाता है। करोड़ों घरों में सुबह रामचरितमानस की चौपाई से होती है शुरू और शुभ काम का आगाज रामचरितमानस की चौपाई से ही होता है। ऐसे में अचानक विरोध की आग इतनी तेज क्यों हो गई? दरअसल विरोध करने वालों का आरोप है कि रामचरितमानस में कुछ आपत्तिजनक चौपाइयां लिखी हुई हैं जिन्हें निकाला जाना चाहिए। ये नारियों और शूद्रों के संबंध में अपमानजनक है। उन्होंने राज्य और केंद्र सरकार से मांग की कि रामचरितमानस से इन चौपाइयों को हटा दिया जाए, नहीं तो पूरे देश में आंदोलन किया जाएगा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को भी इसमें सियासी माइलेज दिख रहा है, इसलिए उनकी सियासत भी फर्राटा मार रही है। मैं ये कहूंगा कि वो चौपाई एक बार हमें पढ़ के सुना दो। क्या आप पढ़ के सुना सकते हो? मुझे बताओ। मुख्यमंत्री से मैं सदन में पूछूंगा कि मैं शूद्र हूँ कि नहीं हूँ, हम क्या हैं, शूद्र हैं कि नहीं है। भगवान श्री राम की कसम खाओ और वो चौपाई पढ़ दो। अगर अच्छी है तो अच्छी है, खराब है तो खराब है। हमारा भारत आस्थाओं का देश है। इस देश में आस्थाओं का सम्मान होना चाहिए। श्री रामचरितमानस पर टिप्पणी करने का अधिकारी स्वामी प्रसाद मौर्य जी को नहीं है। प्रतियां हैं वो भी जलाई गई। ये घोर निंदनीय है, घोर अपराध है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी महान व्यक्ति हैं, अपना फाजिल नगर से चुनाव भी हार जाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, वो कृपा पात्र माननीय है। तो आदरणीय अखिलेश यादव की कृपा से माननीय बने, वो माननीय जीते हुए माननीय नहीं है। और मैंने एक शब्द उनके लिए प्रयोग किया था कि वो मैं लीडर हूँ और वो डीलर। ये गलत है। किसी भी धर्म ग्रंथि को चलानी नहीं चाहिए। करोड़ों करोड़ों लोगों की आस्थाएं होती हैं, उसको ठेस पहुंचती है। सवाल यही है कि अचानक सदियों पुराने रामचरितमानस पर इतनी राजनीति क्यों, आपत्ति क्यों? वैसे देखा जाए तो सियासत में कुछ भी अचानक या अपने आप नहीं होता है, बस खास टाइमिंग, खास मौका और खास माहौल का इंतजार होता है। इस महासंग्राम को कुछ इनसाइड स्टोरी से समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि ऐलान हो चुका है, साल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले अयोध्या के भव्य राम मंदिर में दर्शन और पूजन शुरू हो जाएंगे। ये बीजेपी के लिए मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। तो सवाल है कि क्या बीजेपी के इसी राम नाम वाले हिंदुत्व से मुकाबले के लिए समाजवादी पार्टी ने रामचरितमानस के विरोध वाला फॉर्मूला निकाला है? यूपी के चुनावी इतिहास के पन्नों को पलटकर अगर देखा जाए तो आप भी समझ जाएंगे कि कैसे समाजवादी पार्टी बीजेपी के धर्म कार्ड को जातिवाद वाले कार्ड से टक्कर देने की कोशिश करती आ रही है। 1993 के यूपी चुनाव में समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव ने बीएसपी के संस्थापक कांशीराम के साथ मिलकर बीजेपी को सत्ता में आने से रोक दिया था। राम मंदिर आंदोलन के चरम पर होने के बावजूद हिंदुत्व का कार्ड दलितों और पिछड़ों की गोलबंदी के सामने नहीं चल पाया था। तो सवाल है कि क्या अखिलेश यादव भी अब इसी तरह दलितों और पिछड़ों वाले फॉर्मूले को फिर से आजमाने की तैयारी में हैं? क्योंकि अखिलेश यादव के आज के बयान में एक शब्द आकर्षण का केंद्र रहा, वो है शूद्र। वैसे एक सच ये भी है कि अखिलेश यादव भी सत्ता तक पहुंचने के लिए हर हथकंडा अपना चुके हैं। अगर यूपी की राजनीतिक पाठशाला में अखिलेश यादव के प्रमुख प्रयोगों पर नजर दौड़ाई जाए तो पहला प्रयोग 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन करके उन्होंने किया था, हालांकि सफलता उनको नहीं मिल पाई थी। दूसरा प्रयोग साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी के साथ गठबंधन करके उन्होंने किया था, यहां भी उनको सफलता नहीं मिली। तीसरा प्रयोग 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में राजभर केशव देव मौर्य से गठबंधन किया उन्होंने, लेकिन यह प्रयोग भी अखिलेश को सत्ता के सिंहासन तक पहुंचाने में काफी नहीं रहा। अब चौथा प्रयोग साल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले हो रहा है। रामचरितमानस के विरोध के नाम पर गैर यादव और पिछड़ों और दलित वोट में सेंध लगाने की कोशिश की जा रही है। सत्ता में अब बात करते हैं भारत जोड़ो यात्रा की, जो 7 दिसंबर 2022 को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू हुई थी और आज 30 जनवरी को शहीद दिवस के दिन जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में खत्म हो गई। 145 दिनों तक चली भारत जोड़ो यात्रा में करीब 3,840 किलोमीटर की दूरी तय की गई थी। ये यात्रा 14 राज्यों से गुजरी। इस दौरान भारत जोड़ो यात्रा के मुख्य यात्री कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने 100 बैठकें और 13 प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें उन्होंने सरकार की नीतियों, समाज में नफरत फैलाने की कोशिशों और देश के लोगों को जोड़ने का मुद्दा उठाया।
राहुल गांधी 4 दिन पहले ही कश्मीर पहुंचे थे, जिसके बाद कल श्रीनगर के लाल चौक पर और आज लाल चौक के पास कांग्रेस दफ्तर में तिरंगा फहराया गया। इस यात्रा की आधिकारिक समाप्ति के मौके पर राहुल गांधी ने श्रीनगर के शेर कश्मीर स्टेडियम में एक रैली भी की, जिसके बाद ये यात्रा खत्म हो गई। इस कार्यक्रम में राहुल गांधी की बहन और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के अलावा कई सहयोगी दलों के नेता भी शामिल हुए। हालांकि कुछ राजनीतिक दलों ने राहुल गांधी से दूरी भी बनाई हुई थी। जिस वक्त भारत जोड़ो यात्रा की आखिरी जनसभा हो रही थी, उस वक्त भारी बर्फबारी हो रही थी। बर्फबारी के बीच भी राहुल गांधी अपनी बात कहते रहे। उन्हें सुनने आई भीड़ बर्फबारी की परवाह किए बिना वहीं जमी रही। राहुल गांधी ने लोगों के उत्साह को देखते हुए कई बातें कही, जिसमें बीजेपी और अमित शाह को कश्मीर में यात्रा करने की चुनौती देने के साथ ये भी दावा किया कि पूरे भारत की शक्ति उनके साथ है। राहुल गांधी की इस पूरी यात्रा पर हमने एक छोटी सी रील तैयार की है, जिसमें आपको भारत जोड़ो यात्रा की प्रमुख झलकियां दिखेंगी और श्रीनगर में आज उनके साथ कौन कौन था और किसने क्या कहा, ये सब समझ आ जाएगा। इस रील के बाद हम आपको सत्ता की वो कुंजी बताएंगे जिसमें राहुल गांधी के अगले एक्शन सीन का पता चलेगा। में खड़े हैं, मगर आप में से किसी को सर्दी नहीं लग रही। आप बारिश में खड़े हुए, कोई भीगा नहीं। गर्मी में आपको गर्मी नहीं लगी। प्रियंका की बात मैं सुन रहा था और पूरे देश में पैदल चले। जो राजनीति देश में चल रही है, यहाँ खड़े होकर मैं कह सकती हूँ, उस राजनीति से देश की भलाई नहीं हो सकती। एक तरह से यात्रा एक आध्यात्मिक यात्रा रही। जैसे मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, डरते हैं। यहाँ पे हम 4 दिन पैदल चले। मैं आपको गारंटी देके कह सकता हूँ कि बीजेपी का कोई नेता ऐसे नहीं चल सकता। तो भारत जोड़ो यात्रा के समापन के मौके पर सिर्फ सीरियस भाषण या औपचारिक दिखने वाली बातें ही नहीं हुई, बल्कि राहुल गांधी हल्के फुल्के अंदाज में भी दिखे। इस दौरान राहुल गांधी अपनी बहन प्रियंका गांधी पर बर्फ के गोले फेंकते नजर आए। बर्फ से खेलने का यह दृश्य मनमोहक था। वैसे भी राहुल गांधी की इस यात्रा में मनमोहक तस्वीरों की कोई कमी नहीं है, लेकिन राहुल गांधी का मकसद इन मनमोहक तस्वीरों से आगे का है और उस मकसद में कामयाब होने के लिए उन्हें सहयोग की ऊष्मा की जरूरत है। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से कई समान विचारधारा वाली पार्टियों को न्योता दिया था, जिसमें कुछ सहयोगी दल इस यात्रा के समापन कार्यक्रम में शामिल हुए, लेकिन कई बड़ी पार्टियां जो कांग्रेस के समर्थन से सरकार चला रही थी, उनका कोई प्रतिनिधि इसमें नहीं पहुंचा। एक बार आपको दिखाते हैं कि इस यात्रा के समापन में कौन सी पार्टी शामिल हुई और कौन शामिल नहीं हुए, और इसमें एक एक करके हमको आपको बता देते हैं। पहले ये बता देते हैं जो लोग शामिल हुए थे। शामिल होने वालों में डीएमके, एनसी नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, जेएमएम, सीपीआई, केरल कांग्रेस, आरएसपी, वीसीके और आईयूएमएल, ये पार्टियां हैं। लगभग 9 पार्टियां जो कि राहुल गांधी के साथ शामिल हुई। लेकिन कौन कौन शामिल नहीं हुआ? ये लोग सरकार में तो शामिल रहे हैं पहले। आरजेडी, जेडीयू, सीपीएम, टीएमसी, एसपी, आरएलडी, एनसीपी, शिवसेना, जेडीएस और फॉरवर्ड ब्लॉक एमडीएमके। और ये वो पार्टियां हैं जिनके अगर आप 2024 की तरफ आगे बढ़ने की सोच रहे हैं और ख़ासतौर से क्षेत्रीय दलों को लेकर, तो इनकी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका है, लेकिन ये साथ नज़र आई नहीं। तो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कई बार राहुल गांधी ने सरकार पर तीखे हमले किए, लेकिन कई बार ऐसा भी रहा जब राहुल गांधी के बयान उन पर उल्टे पड़ गए। ऐसा ही एक बयान राहुल गांधी ने शनिवार को दिया जब उन्होंने ये कहा कि जम्मू कश्मीर को बाहरी लोग चला रहे हैं। एक बार वो सुन लीजिए, फिर बताएंगे कि इस बयान के क्या क्या अर्थ निकाले जा रहे हैं।
जम्मू कश्मीर को जम्मू कश्मीर के लोग चलाते थे, आज बाहर के लोग जम्मू और कश्मीर को चला रहे हैं। और हमारा जो हक है, हमारी जो आवाज है, उसको एडमिनिस्ट्रेशन सुनता नहीं है। सारा का सारा ट्रेड बाहर के लोग कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर के लोग देखते रह गए। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बेरोजगारी जम्मू कश्मीर में है। राहुल गांधी के इस बयान को अलग अलग तरीके से देखा जा रहा है। कुछ लोग इसे चुनाव नहीं कराने को लेकर केंद्र सरकार पर हमला मान रहे हैं, तो कुछ लोग ये सवाल कर रहे हैं कि जब पहले से जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग हो रही है, नाम और पहचान पूछकर, आधार कार्ड देखकर लोगों की हत्या की जा रही है, तो ऐसे बयान क्यों? आखिर जम्मू कश्मीर जब देश का हिस्सा है तो वहां बाहरी कौन है? राहुल गांधी के आलोचक ये सवाल उठा रहे हैं कि कहीं राहुल गांधी के बयानों की बर्फ एनसीपी, जेडीयू और आरजेडी जैसे दलों के सहयोग की ऊष्मा को ठंडा तो नहीं कर रही है। ये अपने आप में रिसर्च का विषय है। अब भारत जोड़ो यात्रा के एक और पहलू की बात करते हैं। राहुल गांधी ने खुद अपनी इस यात्रा के दौरान कई बार कहा कि पुराने राहुल गांधी अब नहीं हैं। पुराने राहुल गांधी कुछ लोगों के दिमाग में हैं, लेकिन भारत यात्रा करने वाले राहुल गांधी के दिमाग में अब पुराने वाले राहुल गांधी नहीं हैं। एक तरह से राहुल गांधी ने अपनी रीलॉन्चिंग की बात की। ऐसे में जो बड़ा सवाल है कि भारत जोड़ो यात्रा तो खत्म हो गई, अब इसके आगे होगा क्या? भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस को कितना फायदा होगा? 2024 के चुनाव के लिए राहुल गांधी की यात्रा कितनी मददगार साबित होगी? इन सवालों के बीच बीजेपी ने भारत जोड़ो यात्रा को भारत तोड़ने वाली यात्रा कहा है। बीजेपी सांसद और प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि राहुल गांधी की यात्रा नितांत असफल रही। यात्रा का क्रम देखेंगे तो नितांत असफल दिखाई पड़ी, जिसे कह सकते हैं कि वो राजनीतिक बियाबान में से अपने को स्थापित करने की जद्दोजहद में अपनी मंजिले मकसूद से पूरी तरीके से महरूम रही। इसी यात्रा में उन्होंने कहा वो राहुल गांधी तो है ही नहीं, वो तो समाप्त हो गया है। उन्होंने कहा सर्दी आपको इसलिए लगती है कि सर्दी से आप डरते हैं। मुझे लगता है ये कंफ्यूज नेशन की जो बात उन्होंने कही, तो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन उस पूरी यात्रा के दौरान उनके स्वयं के आचरण में देखा। राहुल गांधी जिस तरह से इस पूरी यात्रा में कभी बारिश में तो कभी बर्फबारी में बिना रुके, बिना थके चलते रहे, अपनी बात कहते रहे, अगर वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे तो ये तस्वीरें ऐतिहासिक रूप से यादगार बन जाएंगी। लेकिन याद रखिए, इस तस्वीर के यादगार बनने की यात्रा में अगर लगा हुआ है, और ये अगर 2024 है। आपको गर्व और शौर्य की तस्वीरें दिखाते हैं। आपने क्रिकेटर्स की नेट प्रैक्टिस जरूर देखी होगी, लेकिन क्या आपने टैंकों की फील्ड प्रैक्टिस देखी है? आपको हिंदुस्तान की उस जगह पर लेकर चलते हैं जिसका नाम सुनते ही देश के दुश्मन कांपते हैं, जहां स्वदेशी हथियारों की हुंकार है, दुश्मनों के लिए आत्मनिर्भर भारत की ललकार है। ये जगह महाराष्ट्र के नासिक में है, जिसे दुनिया देवलाली फील्ड फायरिंग रेंज के नाम से जानती है। हर साल यहां तोपों से निकलने वाले घातक गोलों की गूंज होती है। युद्ध में दुश्मन के कैंप में तबाही लगने वाले रॉकेट से अभ्यास होता है। इस साल भी देवलाली फील्ड फायरिंग रेंज में भारतीय सेना ने एक्सरसाइज तोपची के नाम से युद्धाभ्यास किया। हम आपको फायरिंग रेंज से स्वदेशी हथियारों की अद्भुत और अचूक ताकत की एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। इसके बाद आपके बच्चों से जुड़ी एक कहानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर दिन भर आपका बच्चा मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन में डूबा रहता है तो आपको इस खबर का इंतज़ार करना चाहिए। लेकिन पहले एक्सरसाइज तोपची की ये रील देख लेते हैं। भारतीय सेना ने चाहे एलएसी हो या फिर एलओसी, हर सीमा पर अपना मोर्चा जो है वो पुख्ता कर लिया है और अपने जो हथियार हैं वो चारों तरफ प्लेस कर दिए हैं। खिलाड़ियों ने निर्मित किया है इन पिनाका रॉकेट लॉन्चर्स को और दुश्मन के दांत खट्टे करने के लिए ये जो लॉन्चर्स हैं पूरी तरह से तैयार है। वज्र जैसी 5 ताकतवर तोपों में से
कई तोपें जो हैं वो भारत के पास इस वक्त हैं और उनमें से एक है 105 तोप। भारतीय सेना की आर्टिलरी रेजिमेंट किसी भी युद्ध की परिस्थिति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आज यह भारतीय सेना की दूसरी सबसे बड़ी शाखा है। ये अमेरिकन हॉवित्जर M777 है जिसकी मारक क्षमता 40 किलोमीटर है। नाम है K9 वज्र, जिसको 26 जनवरी की परेड में भी दिखाया गया था और अभी 0 रेडियंस पर चारों तरफ खुलकर वार कर सकती है। तो जो गन्स हैं ये गेम चेंजर का काम करती है और दुश्मन को हैरान करने के लिए हमेशा फील्ड में, जंग के मैदान में तैयार रहती है। खबर एक ऐसी लड़ाई की जो जल्दी रुकती नजर नहीं आ रही है। ये जंग चल रही है अडानी ग्रुप और हिंडनबर्ग रिसर्च ग्रुप के बीच, जिसमें एक नया एपिसोड सामने आया है। हिंडनबर्ग ने 24 जनवरी को एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें उसने अडानी ग्रुप पर धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे बड़े आरोप लगाए थे। अब 106 पन्नों की हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर अडानी ग्रुप की ओर से 413 पन्नों का एक जवाब जारी हुआ है। अडानी ग्रुप ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को भारत पर साजिश के तहत हमला बताया है। उस रिपोर्ट के कुछ खास बातों पर गौर करने की भी जरूरत है। अपने जवाब में अडानी ग्रुप की ओर से कहा गया है कि हिंडनबर्ग की रिसर्च रिपोर्ट झूठ के अलावा और कुछ नहीं है। यह किसी विशिष्ट कंपनी पर अवांछित हमला नहीं बल्कि सोची समझी साजिश है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट भारत के विकास और उम्मीदों पर हमला है और रिपोर्ट को आधे अधूरे तथ्यों के आधार पर तैयार किया गया है। अडानी ग्रुप की ओर से कहा गया कि रिपोर्ट न स्वतंत्र है न निष्पक्ष। हिंडनबर्ग ने अपनी बदनीयती का सबूत दिया है। रिपोर्ट की टाइमिंग और मंशा दुर्भावनापूर्ण है। रिपोर्ट तब आई जब अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड इक्विटी शेयरों का देश का सबसे बड़ा एफपीओ ला रहा था। अडानी ग्रुप का आरोप है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट शॉर्ट सौदों को फायदा पहुंचाने के लिए बनी है और स्टॉक की कीमत में हेरफेर करने और झूठा बाजार बनाने के लिए इस रिपोर्ट को प्रकाशित किया गया है। अडानी ग्रुप के 413 पन्नों के जवाब के बाद भी हिंडनबर्ग के हमले लगातार जारी हैं। अडानी ग्रुप के जवाब के बदले हिंडनबर्ग की ओर से क्या कहा गया उसे भी सुन लीजिए। कुल मिलाकर धोखाधड़ी पर इस तरह के जवाब या राष्ट्रवाद का पर्दा नहीं डाला जा सकता। हम मानते हैं कि भारत एक उभरता हुआ सुपर पावर है जिसका भविष्य उज्जवल है। हम ये मानते हैं कि भारत के भविष्य को अडानी ग्रुप ने पीछे खींच रखा है, जो खुद को भारत के झंडे में लपेटकर लूट मचा रहा है। हम मानते हैं कि धोखा धोखा ही होता है, भले ही ये दुनिया के सबसे ज्यादा अमीरों में शामिल किसी शख्स ने ही क्यों ना दिया। आप इसे देश पर हमला बताकर बच नहीं सकते। तो कुल मिलाकर ये आग बुझती नजर नहीं आ रही है। आगे भी हमारी इस मामले पर नजर बनी रहेगी। न्यूज़ मित्रों को इस लड़ाई का अपडेट कहीं और ना मिले, लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि आपको सत्ता में हम हर लेटेस्ट जानकारी इस मामले की देते रहें। सत्ता में हमारी अगली खबर आपकी ये आंखें खोल देगी। ये खबर एक ऐसे खतरे से जुड़ी हुई है जो आपके बच्चे के सिर की जगह उसकी आंखों पर मंडरा रहा है। इसलिए हर माता पिता को यह खबर बहुत ध्यान से देखनी चाहिए, लेकिन इसे दिखाने से पहले आपसे कुछ सवाल पूछना बेहद ज़रूरी है। क्या आपका बच्चा भी दिन भर मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन में डूबा रहता है? क्या आपका बच्चा मोबाइल फ़ोन देखते हुए खाना खाता है? क्या टीवी या मोबाइल बंद करते ही बच्चा बेचैन होने लगता है? क्या कभी आपने सोचा आपका बच्चा कितने घंटे मोबाइल या टीवी देखता है? यानी पूरे दिन में उसका स्क्रीन टाइम क्या है? क्या आपका बच्चा भी आपसे ज़्यादा वक्त मोबाइल के साथ बिताता है या फिर आप बच्चे को मोबाइल थमाकर अपने दूसरे काम करने में मशगूल हो जाते हैं? अगर ऐसा है तो समझिए कि ये सब कुछ आपके बच्चे के लिए बहुत खतरनाक है। इस पर एम्स के तमाम चिकित्सकों ने जो राय दी है वो डराने वाली है और हमें लगता है कि वो राय हमारे हर न्यूज़ मित्र को जानना ज़रूरी है। इतना ही नहीं, बच्चों की कमज़ोर आंखों पर एम्स में एक स्टडी भी होने जा रही है। ये स्टडी मायोपिया के खतरे को लेकर है, जिसमें बच्चों को दूर की चीज़ें साफ नज़र नहीं आती। इस स्टडी में ये बताने की कोशिश की जा रही है कि कोविड से पहले बच्चों की आंखों की स्थिति क्या थी, कोरोना के दौरान उन पर इसका क्या असर हुआ और अब कोविड के बाद उनकी आंखें कितनी कमज़ोर हुई।
तो एम्स के डॉक्टर्स के मुताबिक कैसे मोबाइल और टीवी आपके बच्चों को बीमार बना रहा है, अब जरा उसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक्सपर्ट्स के मुताबिक मोबाइल की वजह से आपके बच्चों की आंखों की रोशनी पर तेजी से असर पड़ रहा है और धीरे धीरे उनके देखने की क्षमता कमजोर होती जा रही है। मोबाइल या टीवी को बहुत ज्यादा नजदीक से देखने पर बच्चों को आंखों में ड्राइनेस जैसी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, वो स्पीच डिसऑर्डर के शिकार हो रहे हैं, यानी उन्हें ज्यादा मोबाइल देखने की वजह से बोलने में भी दिक्कत आने लगती है। किस उम्र के बच्चों के लिए कितना स्क्रीन टाइम होना चाहिए, उन्हें क्या दिखाना चाहिए और किन चीज़ों से दूर रखना चाहिए, एम्स के हेल्थ एक्सपर्ट्स की राय को इसमें भी ज़रा गौर से सुनिए। और इसमें हम आपको बता देते हैं, और ये बहुत चौंकाने वाली जानकारी है, 3 साल की उम्र तक के जो बच्चे हैं उनको मोबाइल और टीवी से बिल्कुल दूर रखना चाहिए। 6 साल की उम्र से पहले इंटरनेट का इस्तेमाल बिल्कुल ना करने दें। इसके अलावा 9 साल की उम्र से पहले वीडियो गेम बिल्कुल भी ना खेलने दें। 12 साल से पहले सोशल मीडिया का इस्तेमाल ना करने दें। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि 3 से 12 साल तक के अपने बच्चों पर आपको खास तौर से ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आपका बच्चा 3 साल का या उससे छोटा है तो उसे मोबाइल और टीवी से दूर रखें। लेकिन अमूमन क्या होता है, बच्चों को खाना खिलाने या फिर चुप कराने के लिए कई माता पिता उन्हें मोबाइल पर कार्टून दिखाते हैं या दूसरे वीडियोस दिखाते हैं, लेकिन ये आपके बच्चे और उसकी आंखों के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक हो सकता है। बच्चों को मायोपिया होने का भी खतरा रहता है। आपका बच्चा मायोपिया जैसी किसी बीमारी का शिकार ना हो, इसके लिए स्क्रीन टाइम को मैनेज करने की ज़रूरत है। इसे लेकर एम्स के डॉक्टर्स ने क्या कहा, उसे भी ध्यान से सुनने की ज़रूरत है। तो हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक बच्चों का स्क्रीन टाइम एक दिन में 2 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जबकि 3 साल या उससे कम उम्र के बच्चों को पूरी तरह से मोबाइल या टीवी से दूर रखने की ज़रूरत है। स्क्रीन जितनी छोटी होगी, आपके बच्चों की आंखों को उतनी ही ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, इसलिए बच्चों को मोबाइल का इस्तेमाल कम से कम करने दें। हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसके लिए माता पिता को अपने बच्चों के लिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के इस्तेमाल का टाइम फिक्स करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ मोबाइल या टीवी की जगह बच्चों को शारीरिक एक्टिविटी के लिए प्रेरित करना भी बेहद ज़रूरी है। कोविड के समय बच्चों का जो स्क्रीन टाइम था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अब इसके नुकसान क्या है? सबसे बड़ा इसका जो नुकसान है, जब ये बच्चे ज्यादा समय स्क्रीन का काम करते हैं, आंखों के करीब लाकर किसी चीज पे काम करते हैं, तो इनकी आंख की मांसपेशियों पे जोर पड़ता है। छोटे बच्चे की आंख होती है वो ग्रोइंग एज में होती है, उसको जिस प्रकार की आदत डाल दी जाती है वो वैसी हो जाती है। तो अगर ये बच्चे ज्यादा समय स्क्रीन पे काम करते हैं तो पूरी दुनिया भर में रिसर्च आ रही है कि इन बच्चों को चश्मे का नंबर लगना, और जिन बच्चों को चश्मे का नंबर लगा हुआ है वो नंबर का बहुत तेजी से बढ़ना देखा गया है। दूसरी चीज स्क्रीन टाइम पे काम करने से, तो वक्त रहते अपने बच्चों से मोबाइल फ़ोन दूर कर दीजिए, लेकिन हमारे पास वक्त नहीं है। सत्ता में आज का टाइम ख़त्म हो गया है, लेकिन अपने न्यूज़ मित्रों से हमारी अपील है कि वो हमारी न्यूज़ रील्स को लगातार शेयर करते रहें। और इस सब के बीच में एक अच्छी खबर है, मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान किए जाने पर हो रही बहस के बीच आतंकियों के हाथों मारे गए कश्मीरी पंडित माखनलाल बिंद्रू के नाम पर श्रीनगर में एक सड़क का नाम रख दिया गया है। श्रीनगर में ही उनकी दुकान में घुसकर आतंकवादियों ने उनकी हत्या कर दी थी। जाते जाते सभी न्यूज़ मित्रों से हम फिर से वही रिक्वेस्ट करेंगे कि सत्ता की न्यूज़ रील्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और खबरों को लेकर अपनी राय हमें व्हाट्सएप ज़रूर करें।